लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करने के लिए हमारे पास दो मेन सोर्सेज होते हैं, या तो बुक्स या फिर बेयर एक्ट। अगर हम बुक्स की बात करते हैं तो बुक्स से पढ़ना थोड़ा इजी होता है क्योंकि कॉन्सेप्ट्स एक एक्सप्लेनेटरी अंडरस्टैंडेबल वे में दिए होते हैं। बट जो बेयर एक्ट का लैंग्वेज है वो हम मिस आउट कर देते हैं बुक्स से पढ़ने में। जैसे कि आप देखेंगे कि वर्ड्स यूज होते हैं मे और शैल। तो अब मे एक डिस्क्रिशनरी वर्ड है और शैल एक मैंडेटरी वर्ड है। बट बुक से पढ़ने से हम ये छोटा सा जो डिफरेंस है वो कभी कभी मिस आउट कर देते हैं। और अगर बेयर एक्ट्स की बात करें तो बेयर एक्ट से पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हालांकि बेयर एक्ट बुक्स का छोटा वर्जन होता है, पतली कॉपी होती है, बट जो लेटर ऑफ लॉ है वो उसमें एज इट इज लेट डाउन होता है, कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं होता। तो ये हमारे ऊपर होता है कि हम कैसे उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं, कैसे उसकी लैंग्वेज को समझ रहे हैं। साथ ही साथ बेयर एक्ट में जो वर्ड्स मेंशन्ड होते हैं उन्हें एज इट इज हमें याद भी रखना पड़ता है। इसमें काफ़ी इश्यूज आते हैं लोगों को, इसलिए बुक्स आर प्रेफर्ड ओवर बेयर एक्ट्स। जबकि जो एग्जाम के क्वेश्चंस होते हैं वो कभी कभी बेयर एक्ट से डायरेक्टली पूछे जाते हैं और उनका एग्जैक्ट आंसर हम बेयर एक्ट से ही लोकेट कर सकते हैं। हाय गाइस, मैं हूं आयुषी एंड वेलकम टू लॉ डाइजेस्ट। आज की इस वीडियो में मैं आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाली हूं बाय सिंप्लीफाइंग द प्रोसेस ऑफ रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग बेयर एक्ट। इसके लिए मैं आपके साथ कुछ टेक्निक्स शेयर करूंगी थ्रू माई ओन बेयर एक्ट्स, जो टेक्निक्स मैंने ओवर टाइम डेवलप करी हैं। टेक्निक्स को आप तक पहुंचाने के लिए आज मैं कंसिडर करने वाली हूं अपनी इंडियन पीनल कोड का बेयर एक्ट। इसमें मैं आपके साथ कुछ सैम्पल प्रोविजंस डिस्कस करूंगी ताकि आपको अच्छे से समझ आए कि प्रोविजन को ब्रेक डाउन कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, ये बेयर एक्ट का कवर पेज है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडियन पीनल कोड लिखा हुआ है, ब्रैकेट में लिखा है 45 ऑफ 1860। इसका मतलब ये है कि इंडियन पीनल कोड जो है वो 45th एक्ट है जो 1860 ईयर में पास हुआ था। तो इस बेयर एक्ट में क्या दिया है, साथ साथ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस, यानी ऑफेंस बेलेबल है, नॉन बेलेबल है, कंपाउंडेबल है, नॉन कंपाउंडेबल है, ये सब चीजें बेयर एक्ट में साथ साथ दी हुई हैं। इसके अलावा स्टेट अमेंडमेंट इंडेक्स, सब्जेक्ट इंडेक्स और स्टेट अमेंडमेंट्स भी दी हुई हैं। अब यहां से आप फिगर आउट कर सकते हैं कि ये बेयर एक्ट है 2012 का। जिस भी ईयर में आप एग्जाम दे रहे हैं उसका बेयर एक्ट आप खरीदिए ताकि आपके पास पूरा अमेंडेड एक्ट अवेलेबल हो। अब मैं कंसिडर करने वाली हूं आईपीसी के सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शंस जो कि हैं कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर रिलेटेड। इसके लिए मैं सीधा जाऊंगी इंडेक्स पे। अब इंडेक्स में आई विल ट्राई टू लोकेट कि ये प्रोविजंस कौन से सेक्शन में दिए हैं और कौन से पेज नंबर पे अवेलेबल हैं। कल्पेबल होमिसाइड दिया है 299 सेक्शन में जो कि पेज 106 पर है, और मर्डर दिया है सेक्शन 300 में। तो चलिए इन प्रोविजंस को इंडिविजुअली कंसिडर करते हैं। अब आप देख सकते हैं स्क्रीन पर सेक्शन 299 यानी कल्पेबल होमिसाइड का सेक्शन दिया हुआ है। अगर हम फर्स्ट रीडिंग में कंसिडर करें तो यहाँ पर लिखा है whoever causes death by doing an act with intention of causing death or with intention of causing such bodily injury as is likely to cause death or with the knowledge that he is likely by such act to cause death commits the offense of culpable homicide। अब बेयर रीडिंग में we would not understand कि कहना क्या चाह रहा है सेक्शन, तो इसको हम ब्रेक डाउन करके समझेंगे। सबसे पहला वर्ड है whoever, यानी कोई भी इंसान अगर डेथ कॉज करता है तो रिजल्ट क्या होना चाहिए, एक्ट का डेथ होना चाहिए। कैसे? बाय डूइंग एन एक्ट विद इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, ये फर्स्ट पॉइंट है जो कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मार्क किया हुआ है, और विद इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी एज इज लाइकली टू कॉज डेथ, ये मैंने सेकेंड पॉइंट मार्क किया है। और थर्ड है विद द नॉलेज दैट ही इज लाइकली बाय सच एक्ट टू कॉज डेथ। तो यहां पर हमने देखा कि पूरा सेक्शन 3 डिविजन्स में डिवाइडेड है। यहां पर आप देख सकते हैं कि मैंने इसका डिवीजन ऑलरेडी क्रिएट कर लिया है, जहां पर मैंने इंटेंशन दिया हुआ है एज वन वर्ड, और उसके भी 2 सब पार्ट्स बनाए हुए हैं, इंटेंशन टू कॉज डेथ और इंटेंशन टू कॉज बॉडीली इंजरी। और तीसरा सब पार्ट है नॉलेज ऑफ लाइकली टू कॉज डेथ। तो आपने देखा कि किस तरह से मैंने सेक्शन को डिवाइड कर लिया है। यहाँ पर शॉर्ट में मैंने अपने लिए एक नोट प्रिपेयर कर लिया है। सेक्शन के अंडर मैंने कीवर्ड्स डिवाइड कर दिए हैं बाय नंबरिंग देम।
तो मेरे को पता है कि कल्पेबल होमिसाइड अगर मैं कल रिवाइज कर रही हूँ तो आई नो कि तीन बेसिक एलिमेंट्स है जो मुझे कंसिडर करने हैं। मैं उन एलिमेंट्स को उन एग्जैक्ट वर्ड से ही यूज करूंगी एग्जाम में। अब इलस्ट्रेशन से समझ लेते हैं। इलस्ट्रेशन आपको दी होती है एज एन एग्जाम्पल, जो भी प्रोविजन में कंटेंट है उसको आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताने के लिए कि ये कब अप्लाई होता है, कैसे अप्लाई होता है। अब हम इलस्ट्रेशन ए देख लेते हैं। ये ध्यान में रखने ज़रूरी बात है कि ये जो नंबरिंग है ABC ये चेंज नहीं होती। तो अगर कल को आप एग्जाम में इलस्ट्रेशंस लिखना चाहते हैं सो मेक श्योर कि आप उसे इसी ऑर्डर में लिखें जो बेयर एक्ट में दिया है। तो सबसे पहला इलस्ट्रेशन हम देखते हैं कि A lays sticks and turf over a pit with intention of thereby causing death with the knowledge that he is likely to cause death। और Z बिलीव करता है कि ग्राउंड फर्म है, उस पर चलता है, गिर जाता है और डेथ हो जाती है। तो यहाँ पर A ने कल्पेबल होमिसाइड का ऑफेंस कमिट किया है। कैसे? बाय इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ में फॉल कर रही है इलस्ट्रेशन A। उसी तरह से इलस्ट्रेशन B जो है वो इंटेंशन टू कॉज बॉडीली इंजरी में फॉल कर रही है और C फॉल कर रही है नॉलेज ऑफ कॉजिंग डेथ में। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम, एक्सप्लेनेशन 1, 2 एंड 3। अब जो एक्सप्लेनेशन होता है वो बेयर एक्ट में एज अ सप्लीमेंट टू द सेक्शन दिया होता है। ये इक्वली इम्पॉर्टेंट होता है, आप इसको मिस नहीं कर सकते बिकॉज काफ़ी बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन जो है वो एक्सप्लेनेशन से उठा के दिया जाता है। मोस्टली एक्सप्लेनेशन में वो सर्कमस्टेंसेस डिफाइंड होते हैं जो थोड़े कॉमन केसेस टाइप होते हैं। अब हमने प्रोविजन तो पढ़ लिया पर कुछ ऐसी सिचुएशंस होंगी जिसमें हमें प्रोविजन का आंसर मिलने में मुश्किल हो, तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए एक्सप्लेनेशंस दिए जाते हैं। जैसे यहाँ पर हम एक्सप्लेनेशन 1 देखते हैं जहाँ पर लिखा है अ पर्सन हु कॉजेज बॉडीली इंजरी टू अनदर who is laboring under a disorder, disease or bodily infirmity and thereby accelerates death of another shall be deemed to have caused death। तो यहाँ पर इसको अगर हम कीवर्ड्स ब्रेक डाउन करें तो वो क्या निकल के आते हैं कि कोई इंसान किसी को बॉडीली इंजरी कॉज कर रहा है जो ऑलरेडी किसी डिसऑर्डर या डिजीज में लेबर कर रहा है या फिर कोई बॉडीली इन्फॉर्मिटी है और इस एक्ट से वो डेथ को एक्सेलरेट कर देता है। उस केस में ये माना जाएगा कि उस इंसान ने डिसीज्ड पर्सन की डेथ कॉज करी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं साइड में मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है इंजरी टू डिसीज बाय एक्सेलरेशन ऑफ इट इज डीम्ड टू बी डेथ। तो इस तरह से आप भी अपने बेयर एक्ट में अलग अलग पेन्स यूज करिए, ब्रेक डाउन करिए कीवर्ड्स को और साइड में अपने लिए एक नोट बना लीजिए ताकि जब आप रिवीजन करने बैठे तो आपके नोट्स हैंडी हों, आपको प्रोविजन में वर्ड बाय वर्ड पढ़ना ना पड़े, एक ग्लैंस से ही आपको समझ में आ जाए कि इस प्रोविजन की समरी क्या है। इसके अलावा बेयर एक्ट्स में आप देखेंगे कि कोई प्रोविजन कंप्लीट जब होता है उसके नीचे कमेंट्स दिए होते हैं। वो ज़रूरी नहीं है कि हर सेक्शन के बाद हो, कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन के बाद कुछ कमेंट्स दिए होते हैं। अब जैसे हम यहाँ पढ़ते हैं, ये कमेंट कहता है डेथ कॉज्ड ऑफ अ पर्सन अदर देन इंटेंडेड। इसका मतलब ये है जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि इवन इफ इंटेंशन इज टू किल समवन एल्स देन द डिसीज्ड, तब भी वो मर्डर माना जाएगा अगर उस इंसान की डेथ हो जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा एक केस है जिसका मैंने शॉर्ट में एक वर्जन अपने लिए डेवलप कर लिया है ताकि जब मैं कल को पढ़ने जाऊं तो मेरे पास ये अवेलेबल हो। आप देखेंगे कि किस तरह से मैंने सारे कमेंट्स की अपने लिए समरी बना ली है। अब यहाँ पर हम मर्डर डिस्टिंग्विश फ्रॉम कल्पेबल होमिसाइड की बात कर रहे हैं। यहाँ पर लिखा है कल्पेबल होमिसाइड इज जीनस एंड मर्डर इज द स्पीशी। तो मैंने यहाँ पर एक डायग्राम के थ्रू अपने लिए एक्सप्लेनेशन बना लिया है कि कल्पेबल होमिसाइड जो है वो एक जीनस है और मर्डर उसका एक स्पीशी है। अब देखते हैं मर्डर के प्रोविजन को। इसकी जो लैंग्वेज है वो इस तरह से स्टार्ट हो रही है एक्सेप्ट इन केसेस हेयर इन आफ्टर एक्सेप्टेड। इसका मतलब ये है कि एक्सेप्ट द केसेस जो यहाँ पर दिए हुए हैं एक्सेप्शंस में, उनके अलावा
जो भी कल्पेबल होमिसाइड है वो मर्डर होगा अगर डेथ इज कॉज्ड विद इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। ये नंबर पॉइंट 1 हो गया। सेकेंड पॉइंट ये हो गया कि विद इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडीली इंजरी एज इज लाइकली टू कॉज डेथ। थर्ड है इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडीली इंजरी विच इज sufficient in ordinary course of nature to cause death। और फोर्थ है committing of the act or by the person who knows that it is so imminently dangerous that in all probability it will cause death। अब आप देख सकते हैं इन पॉइंट्स को मैंने किस तरह से समराइज कर लिया है। जिस तरह से मैंने कल्पेबल होमिसाइड वाले सेक्शन में किया हुआ था सेम वही मैंने दूसरे कलर के पेन से कर लिया है। इसके अलावा आप देखेंगे जो मैंने थर्ड कलर यूज़ किया है ब्लू कलर में, मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं। जैसे कि मैंने फर्स्ट प्रोविजन के लिए लिखा है गन शॉट, सेकेंड के लिए लिखा है अंडर अ डिजीज, थर्ड के लिए लिखा है स्वॉर्ड कट और फोर्थ के लिए लिखा है शूट्स इन पब्लिक। ये मैंने क्यों लिखा है? अगर आप इलस्ट्रेशंस को कंसिडर करेंगे तो जैसे कि मैं फर्स्ट इलस्ट्रेशन की बात करती हूँ, ए शूट्स जेड विद इंटेंशन ऑफ किलिंग हिम, जेड डाइज इन कॉन्सिक्वेंसेस, ए कमिट्स अ मर्डर। तो ये वाला जो इलस्ट्रेशन है ये सेक्शन 300 सबसेक्शन 1 में फॉल हो रहा है। इसलिए मैंने पढ़ते टाइम के लिए समझने के लिए कि क्या एग्जाम्पल हो सकता है, मैंने सीधा यहाँ पर गनशॉट का एग्जाम्पल डाल दिया है। सिमिलरली मैंने सारी इलस्ट्रेशंस को ऐसे ही ब्रेक डाउन कर लिया है अपनी कन्वीनियंस के लिए। अब जैसा कि हम जानते हैं कि सेक्शन 299 और 300 के बीच में जो डिफरेंस है वो काफ़ी थिन लाइन डिफरेंस है और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैंने यहाँ पढ़ते पढ़ते कुछ पॉइंट्स डेवलप कर लिए हैं टू मेक दैट डिफरेंस क्लियर, ताकि मेरे को बार बार बुक खोलनी ना पड़े, मेरे सामने सारी इंफॉर्मेशन एक जगह पर ही अवेलेबल रहे। अब ये इंफॉर्मेशन मैंने जगह जगह से कलेक्ट करी है, बेयर एक्ट से भी, बुक से भी और इंटरनेट से भी। आप भी इसी तरह से अगर कोई आपको लग रहा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है या बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप बेयर एक्ट में ही जहां पर प्रोविजन दिया है वहां डाल लीजिए। अगर हम सेक्शन 300 के एक्सेप्शंस की बात करें तो वो काफ़ी सारे हैं, उनका भी मैंने समरी फॉर्म में साइड में नोट बना लिया है। एक्सेप्शन 1 बात करता है कि कल्पेबल होमिसाइड मर्डर कब नहीं होता। तो इसके जो मेन प्रोविजंस हैं, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, मिस्टेक, एक्सीडेंट, इनको मैंने सेपरेटली यहाँ पर लिख लिया है। सिमिलरली मैंने बाकी एक्सेप्शंस में भी ऐसे ही नोट्स क्रिएट कर लिए हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। छोटे छोटे नोट्स हैं ताकि आपको ईजिली इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहे, आपको बार बार पूरा सेक्शन ना पढ़ना पड़े। इसका फ़ायदा ये भी है कि कल को आप अगर मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं और आपको बुक की ज़रूरत पड़ रही है किसी क्वेश्चन में, अगर आप पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ने बैठेंगे तो आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। बट यहाँ पर क्योंकि आपने शॉर्ट में ऑलरेडी लिखा हुआ है, आप इजीली रेफर कर सकते हैं कि ये कौन से एक्सेप्शन में क्या दिया है। अब जैसे कि मैं स्टार्टिंग में क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंस की बात कर रही थी, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर पनिशमेंट दी है, कॉग्निजिबिलिटी के बारे में बताया है, बेलेबल के बारे में बताया है और कंपाउंडेबल के बारे में बताया है। तो हर ऑफेंस का ऐसे ही कैटेगरी दी हुई है इस बेयर एक्ट में। अब आप स्क्रीन पर ये देख सकते हैं कि थेफ्ट का जहाँ प्रोविजन दिया है, यहाँ पर मैंने RW सेक्शन 22 और 24 लिखा है। इसका पर्पस क्या होता है? हम सभी जानते हैं कि लॉ सिक्लूडेड नहीं है, हमको काफ़ी इंटरलिंक करना पड़ता है वेरियस प्रोविजंस ऑफ डिफरेंट एक्ट को। तो जैसा कि हम कहते हैं कि सेक्शन 378 रेड विद 22, उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये होता है कि जो दिया है वो सफिशिएंट नहीं है, उसके अलावा भी कुछ एडेड है। अब यहाँ पर क्या एडेड है? यहाँ पर मैंने डिसऑनेस्टली और मूवेबल प्रॉपर्टी में आप देख सकते हैं लिखा हुआ है 24 और 22। इसका मतलब ये जो वर्ड्स हैं ये इन सेक्शंस में डिफाइंड है एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मी टू कंसिडर द डेफिनेशंस ऑफ दीज वर्ड्स। इसके लिए मैं जाऊंगी सेक्शन 24 पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिसऑनेस्टली वर्ड डिफाइंड है एज wrongful gain to one person और wrongful loss to another person। तो जैसा कि अगर आप नॉर्मल लेमैन्स लैंग्वेज में कंसिडर करेंगे, डिसऑनेस्टली का मतलब होता है विदाउट एन ऑनेस्ट इंटेंशन। पर अगर हम लीगल मीनिंग देखें तो लीगल मीनिंग काफ़ी क्लियरली डिफाइंड है।
लीगल मीनिंग, जैसा कि मैंने कहा था कि बुक्स में कभी कभी क्लियरली कॉन्सेप्चुअल नॉलेज अच्छे से नहीं दी होती है, वो आपको बेयर एक्ट से ही मिल सकती है। तो यहाँ पर जब हम डिसऑनेस्टली या मूवेबल प्रॉपर्टी को कंसिडर कर रहे हैं तो हम इसका लीगल मीनिंग जो बेयर एक्ट में डिफाइंड है उसको ध्यान में रख के चलेंगे। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने कुछ कीवर्ड्स अलग कर लिए हैं। एक्सप्लेनेशन में जो लिखा है उसको मैंने अलग से अपने लिए जॉट डाउन कर लिया है। आप कलरफुल पेन यूज़ करिए, अलग से अपने लिए नोट्स बनाइए, सेग्रीगेशन करिए थ्रू लाइंस, बिकॉज क्या होगा कि जब आप बेयर एक्ट में इतना सब कुछ लिखेंगे तो काफ़ी कुछ ओवरलैप होने के चांसेस रहेंगे, तो आप उसको लाइन से सेग्रीगेट करिए। सो आई होप इस वीडियो से आपको ये टेक्निक समझ में आए होंगे कि किस तरह से हमें एक प्रोविजन को ब्रेक डाउन करके उसके कीवर्ड्स को साइड में लिखना है, वही हमें एक्सप्लेनेशंस के साथ भी करना है, एक्सेप्शंस के साथ भी वही करना है। और जहाँ पर इलस्ट्रेशंस दी हुई हैं हम उन इलस्ट्रेशंस को प्रोविजन से अटैच करके एक इंटरलिंकिंग बना सकते हैं ताकि हम अच्छे से रिवाइज कर पाएँ बाद में। इलस्ट्रेशन अगर पूरा पैरा दिया है उसको भी आप छोटा करके लिख लीजिए। सो गाइज, अगर आपने इस वीडियो से कुछ टेक्निक सीखे हैं और आपको हेल्पफुल लगा है ये वीडियो, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।